नमस्कार मित्रों, इंटरनेशनल रिलेशन की इस सीरीज ऑफ लेक्चर में आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है ग्रुप ऑफ 20, द G20 ग्रुप। अभी तक हमने बहुत सारे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा सार्क के बारे में, देन वी स्टडीड अबाउट बिम्स्टेक, उसके बाद वी स्टडीड अबाउट क्वाड एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट G20। तो आज हम G20 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी आपने रिसेंटली देखा होगा इंडिया में साल 2023 में एक G20 की समिट हुई थी, तो आज उसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों, G20 है क्या? दुनिया की 20 मोस्ट पावरफुल इकोनॉमीज, इनका ग्रुप है G20। अब G20 का मतलब है, जब मैं कह रहा हूँ पावरफुल इकोनॉमीज, तो सिर्फ कंट्रीज नहीं, इसमें ग्रुप भी है। यानी कि इसमें 19 तो कंट्रीज हैं और एक ग्रुप है यूरोपियन यूनियन। अभी साल 2023 में एक नया ग्रुप और जोड़ दिया, अफ्रीकन यूनियन। आपने सुना होगा अभी रिसेंटली इंडिया में जब 18th G20 समिट हुई थी, तब अफ्रीकन यूनियन को भी इसमें जोड़ा गया, और अब अफ्रीकन यूनियन को इसमें मिलने के बाद ये G21 हो गया। ठीक है, तो अब 21 इकोनॉमीज इसमें होगी। और इकोनॉमीज का मतलब कंट्री नहीं है, कंट्री कितने हैं? 19 कंट्रीज हैं, प्लस एक रीजनल ग्रुपिंग है जो कि है यूरोपियन यूनियन, और दूसरा रीजनल ग्रुपिंग है वो है अफ्रीकन यूनियन। तो अब ये G20 से G21 हो गया। दोस्तों, अगर G20 की हिस्ट्री अगर हम डिस्कस करने चले तो साल 1999 में एक इकोनॉमिक क्राइसिस आया। कहां पर आया? इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ एशियन रीजन में। और आपको पता है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से, बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, दुनिया की सारी इकोनॉमीज आपस में जुड़ी हुई है। और अगर एक भी देश में रिसेशन आता है या कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आता है, तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से सभी देशों में ट्रांसफर हो जाता है। इसलिए साल 1999 में एशिया में एक इकोनॉमिक क्राइसिस आया, और इसका असर पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी पे देखने को मिला। तो दुनिया की 20 पावरफुल कंट्रीज ने ये डिसाइड किया कि क्यों ना एक ग्रुप बनाया जाए जिसमें हम इकोनॉमिक इश्यूज को डिस्कस करें, ताकि इस तरीके का इकोनॉमिक क्राइसिस आगे कभी भी आए तो हम एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट उसके लिए लगा सकें। और इसलिए साल 1999 में जब ये G20 ग्रुप बनाया, तो इसमें सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर, जो 20 ग्रुपिंग है, 20 इकोनॉमीज है, उनके फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंकर्स, सिर्फ यही पार्टिसिपेट किया करते थे। वहाँ के हेड ऑफ द स्टेट, जैसे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर है, रशिया में प्रेसिडेंट है, वो लोग पार्ट नहीं लेते थे। तो सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर, जैसे अभी इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, इंडिया के सेंट्रल बैंक के गवर्नर है अपने जस्टिन शक्तिकांत दास। तो शुरुआत इसकी कुछ इस तरीके से हुई, पर इवोल्यूशन होते होते साल 2008 में फिर एक क्राइसिस आया, जिसको हम बोलते हैं सब प्राइम क्राइसिस, जो कि यूएसए से स्टार्ट हुआ और फिर पूरे ग्लोब में इसका फैलाव हो गया, पूरी दुनिया में इसका असर हुआ। कि साल 2008 में फिर से ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया, और इस टाइम भी डिसाइड किया गया कि जो G20 है, अभी तक सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर तक सीमित है, उसको क्यों ना समिट लेवल तक पहुंचाए। समिट लेवल तक पहुंचाने का मतलब अब उसमें हेड ऑफ द स्टेट्स, यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट को भी इंक्लूड किया जाएगा। तो प्राइम मिनिस्टर उस देश का हेड ऑफ स्टेट होता है जिसमें डेमोक्रेसी होती है या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। ठीक है, और जिस देश में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, उसका हेड ऑफ स्टेट होता है प्रेसिडेंट, यानी उसमें पावरफुल रोल होता है प्रेसिडेंट का। अब हम देखते हैं G20 इतना महत्वपूर्ण क्यों है G20 इतना इंपॉर्टेंट।
तो दोस्तों आप देखें G20 के जो मेंबर्स हैं, इस मैप पे G20 के मेंबर्स दिख रहे हैं। ये जो सारे G20 कंट्रीज हैं टुगेदर दे रिप्रेजेंट अबाउट 2/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, यानी दुनिया की पॉपुलेशन के 2/3 यानी 66% दुनिया की पॉपुलेशन इन कंट्रीज में रहती है। और ये सारे जो कंट्रीज हैं ये सब G20 कंट्रीज हैं, जैसे ये यूएसए है, ये कनाडा है, ये यूएसए, मैक्सिको, इधर ब्राज़ील, अर्जेंटीना, यहाँ पर आपका रशिया, चाइना ये रहा इंडिया, इधर इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ऊपर यूके, इटली वगैरह, नीचे यहाँ पे साउथ अफ्रीका। तो ये सारे कंट्रीज G20 कंट्रीज है। टुगेदर इनकी पॉपुलेशन जो है वो 66% है। उसके अलावा अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो पूरी दुनिया की 85% जीडीपी इन देशों में सीमित है। उसके अलावा पूरी दुनिया का जितना ट्रेड होता है उसमें 75% ट्रेड होता है G20 कंट्रीज के बीच में, और 80% दुनिया का ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इन्हीं देशों में होता है। अब हम बात करें कि G20 ही क्यों, G70 क्यों नहीं, या G7 क्यों नहीं। G20 एक बैलेंस बनाता है। ये छोटा है ताकि इसमें डिसीजन लिए जा सकें, क्योंकि ज़्यादा बड़े ग्रुप में डिसीजन नहीं हो पाते हैं। ज़्यादा बड़े ग्रुप में ऐसा होता है कि एक देश किसी डिसीजन को कहेगा और दूसरा उसमें मना कर देगा, तो कंसेंसस बिल्डअप नहीं हो पाता है बड़े देशों में। पर G20 छोटा है तो कंसेंसस बिल्ड करना आसान है। और जैसा कि अभी हमने देखा कि ये इतने बड़े स्केल पे जीडीपी और पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो इट इज लार्ज इनफ ऑल्सो टू रिप्रेजेंट वास्ट मेजॉरिटी ऑफ वर्ल्ड्स इकोनॉमिक प्रोडक्शन। तो बड़ा भी है और छोटा भी है। वैसे शुरुआत हुई थी G20 की तो सिर्फ इकोनॉमिक इश्यूज तक ही रिलेटेड था, पर अब जैसे जैसे समय बदल रहा है तो हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस निकल करके आए हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हेल्थ, एग्रीकल्चर, टेररिज्म। ये सारी चीजें लॉन्ग टर्म में इकोनॉमिक इम्पैक्ट इनका होता है। लॉन्ग टर्म में इनका इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है, इसलिए हम आइसोलेशन में काम नहीं कर सकते, हमें इन सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखना होगा। और इसीलिए अब G20 के एजेंडे में इन सब चीज़ों को भी इस्तेमाल किया जाता है। G20 के एजेंडा में इन सब चीज़ों को भी रखा जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि G20 के लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो है अंडर रिप्रेजेंटेशन। दोस्तों दुनिया के कई सारे देश ये एलिगेशन लगाते हैं, और खास करके जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं वो ऐसा एलिगेशन लगाते हैं कि जो G20 है उसमें सिर्फ डेवलपिंग कंट्री जो कि फास्ट स्पीड से डेवलप कर रहे हैं, या फिर डेवलप कंट्री का रिप्रेजेंटेशन है। थर्ड वर्ल्ड कंट्री ऐसा आरोप लगाते हैं कि इसमें हमें शामिल नहीं किया जाता है। तो आप इस मैप को ध्यान से देखें, ये G20 कंट्रीज हैं। अब इसमें लार्ज अमाउंट में जो अफ्रीका के देश हैं, लार्ज नंबर में जो अफ्रीका के देश हैं, यहाँ पर बहुत सारे अफ्रीकन देश हैं, इनको कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला हुआ। इसके अलावा आप देखें एशिया में इन देशों को कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। साउथ अमेरिका के ये जो छोटे मोटे देश हैं, कोलंबिया, इक्वाडोर, इनको कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। एशिया में यहाँ भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। द पॉइंट हियर इज कि ये देखो, अमेरिका देखो आप, यूएसए, इसको कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन है, पूरा कॉन्टिनेंट ही रिप्रेजेंटेड है, जैसे कनाडा, यूएसए, मैक्सिको। तो एक बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है, एक बहुत बड़ी इनइक्वालिटी है। कुछ कॉन्टिनेंट पूरी तरह से रिप्रेजेंटेड है और देश की जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है इनकम्प्लीट इम्प्लीमेंटेशन। दरअसल होता क्या है कि ज़्यादातर G20 समिट्स में बड़े बड़े डिसीजन तो लिए जाते हैं, पर उनके ऊपर काम नहीं किया जाता। तो बड़े बड़े कमिटमेंट्स तो कर दिए जाते हैं, पर कोई भी देश उनको इम्प्लीमेंट करता नहीं है। तो एक ये इशू G20 के साथ है। तीसरा है राइजिंग प्रोटेक्शनिज्म। प्रोटेक्शनिज्म क्या होता है? प्रोटेक्शनिज्म का मतलब होता है कि हम भले ही ओपन इकोनॉमी हो, पर हम काम ऐसे करते हैं जिससे हम हमारी
इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बचाना चाहें, यानी हम हमारी इंडस्ट्री को एक्सपोज ना होने दें, यानी कि हम अपने आप की इकोनॉमी बना के रखना चाहें। प्रोटेक्शनिज्म का मतलब है कि हम हमारे पर्टिकुलर किसी सेक्टर को एक्सपोज ना करने दें दूसरे देश की इंडस्ट्रीज के थ्रू। फॉर एग्जांपल, इंडिया में डेयरी सेक्टर का बहुत बड़ा मार्केट है, तो अगर आज इंडिया अपना डेयरी सेक्टर ओपन अप कर दे तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जैसे कि यूरोप है या नीचे आपका ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, वहाँ का डेयरी सेक्टर, डेयरी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। तो अगर हम हमारा डेयरी सेक्टर ओपन कर दें तो इंडिया में इतना लार्ज मार्केट है कि उनकी कंपनीज को बहुत ज़्यादा यहाँ पे मार्केट मिल जाएगा। पर हम इस सेक्टर को ओपन नहीं करते, क्योंकि अगर हम ओपन करेंगे तो हमारे यहाँ के जो किसान हैं, जो डेयरी सेक्टर में किसान हैं, वो कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे, वो उनसे कॉम्पिटिशन नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे देश बहुत सारी चीज़ों में, अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे इंडिया सर्विस सेक्टर में चाहता है कि प्रोटेक्शनिज्म ना हो, चाइना चाहता है इंडस्ट्रियल सेक्टर में प्रोटेक्शनिज्म ना हो, पर बहुत सारे देश अपने अपने किसी एक सेक्टर में प्रोटेक्शनिज्म कर रहे हैं। इसमें जो डेवलप्ड कंट्री होता है और खासकर कि जिसका पर्टिकुलर कोई सेक्टर डेवलप्ड होता है, वो ये चाहता है कि दूसरा देश या दूसरे वर्ल्ड की इकोनॉमीज उस पर्टिकुलर सेक्टर को ओपन करें, पर दूसरा देश ऐसा कभी नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो जानता है कि अगर मैंने ये सेक्टर ओपन किया तो जो फर्स्ट कंट्री है वो उसमें पूरे मार्केट को कैप्चर कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया का सर्विस सेक्टर बहुत अच्छे से डेवलप्ड है। इंडिया चाहता है कि यूरोप अपना सर्विस मार्केट इंडिया के लिए खोल दे, पर यूरोप ऐसा कर नहीं रहा है, तो इसको हम बोलते हैं प्रोटेक्शनिज्म। चौथी इंपॉर्टेंट चीज है कॉम्प्लेक्स ग्लोबल चैलेंजेस, यानी कि आज के समय में ग्लोबल चैलेंज बहुत सारे हैं। फॉर एग्जाम्पल, टेररिज्म अपने आप में ग्लोबलाइजेशन के लिए चैलेंज है, क्योंकि जहाँ टेररिज्म होगा वहाँ इकोनॉमी डेवलप नहीं हो पाएगी। बेस्ट एग्जाम्पल अफगानिस्तान, यहाँ की इकोनॉमी पूरी खत्म हो गई टेररिज्म की वजह से। दूसरा चैलेंज जैसे कि क्लाइमेट चेंज, ट्रेड वॉर्स, जैसे यूएसए और चाइना के बीच में थोड़े समय पहले ट्रेड वॉर हुआ था, एक दूसरे के गुड्स के ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। तो ये चौथा और पांचवा पॉइंट इसी में कंप्लीट हो गया। अब सिक्स पॉइंट हम देखते हैं, वॉर इन यूक्रेन एंड इंटरनल डिवाइड। तो अभी हमने देखा यूक्रेन में वॉर हुआ, तो इसमें नाटो कंट्रीज जो थे उन्होंने एक साइड ली, उन्होंने यूक्रेन की साइड ली, और दूसरी तरफ रशिया है, चाइना है, बेलारूस है, जिन्होंने एक अलग साइड ली, उन्होंने रशिया की साइड ली। अब इसमें देखो, रशिया और चाइना अपने G20 के मेंबर हैं, नाटो कंट्रीज ज़्यादातर G20 के मेंबर्स हैं, तो दोनों एक ही ग्रुप G20 में होने के बाद भी दोनों के बीच में एक इंटरनल डिवाइड है यूक्रेन के ऊपर। तो ये हम देख सकते हैं G20 की वर्किंग में एक हर्डल बन रहा है। अभी थोड़े ही समय पहले इंडिया ने भी G20 की एक समिट करवाई थी। अब की बार इंडिया भी G20 की प्रेसिडेंट का चेयर था, G20 का प्रेसिडेंशियलशिप या G20 का जो चेयर थी वो अभी इंडिया के पास थी। कौन से साल में? साल 2023 में। तो अभी हमने साल 2023 में 18th G20 समिट करवाई है। अभी आपने न्यूज़ में बहुत सारा इसके बारे में देखा होगा। तो इस G20 समिट में इंडिया ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट क्रिएट करे और बहुत सारे अच्छे अच्छे अचीवमेंट्स किए। जैसे इसमें बहुत अच्छा अचीवमेंट है कि ग्लोबल लीडरशिप, जब हमने यहाँ G20 पीसफुली एक G20 मीटिंग करवा दी, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। हमने दुनिया को बताया कि भारत भी एक लीडरशिप रोल में आगे बढ़ रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ हमने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस पे डिस्कस किया। एक हम कोलिशन लेकर के आए ग्लोबल बायोफ्यूल। बायोफ्यूल क्या होते हैं? जो कि नॉन पॉल्यूटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। तो अभी इंडिया ने लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ मिलकर के एक ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस इस्टेब्लिश किया है। अभी हमारी जो 18th समिट हुई थी। थर्ड जो है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, ये भी इंडिया लेकर के आया है। उसने G20 में ही ये इनिशिएटिव चालू किया है। अब क्या है ये इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, आईमैक? ये एक कॉरिडोर है जो कि ट्रांसपोर्ट रूट का है। ट्रांसपोर्ट ये किस काम आएगा? ग्लोबल सप्लाई चेन। ये ग्लोबल सप्लाई चेन है। तो हम देखते हैं मुंबई में हमारा पोर्ट है, मुंद्रा पोर्ट,
यहाँ से अगर मान लो इंडिया को कोई गुड भेजने हो या इंडिया को कोई गुड्स रिसीव करने हो तो मुंद्रा पोर्ट सी ट्रेड के थ्रू कनेक्टेड हो जाएगा आपके यूएई से, और यूएई आपका रेलवे और रोडवेज के रूट से कनेक्टेड हो जाएगा सऊदी अरेबिया से, जो कि मिडिल ईस्ट में आ गया। ये हाइफा से होते हुए यहाँ इसराइल है, इसराइल में हाइफा पोर्ट है। यहाँ से फिर शिपिंग रूट से होता हुआ आपके ग्रीस के पेरियस पोर्ट की तरफ चला जाएगा। तो ये आपका यूरोप यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो कुल मिला के ये एक ऐसा सप्लाई रूट इंडिया ने एस्टेब्लिश किया है अलॉन्ग विद G20, जिससे हम चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को कमजोर कर सकें, या यूं कहें कि उसका जो डोमिनेंस है, जो एग्रेसिव डोमिनेंस है, उसको कम कर सकें। तो आप फिर से देखिए, ये इंडिया यहाँ से शिपिंग रूट से मिडिल ईस्ट आपस में कनेक्टेड है रेलवे और रोडवेज से, फिर हाइफा पोर्ट, और फिर सी रूट से यूरोप की तरफ। तो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, ये कॉरिडोर बनाया ताकि यहाँ पर ट्रेड हो सके। अगर ये सप्लाई लाइन सक्सेस हो जाएगी तो ट्रेड काफ़ी फास्टली और काफ़ी इकोनॉमिकली हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। तो ये था आईमैक। उसके अलावा सबसे बड़ा जो इंडिया ने अचीवमेंट किया कि अफ्रीकन यूनियन, जो अफ्रीकन कंट्रीज़ का एक ग्रुप है, उसको इंडिया ने G20 की परमानेंट मेंबरशिप दिलवा दी। तो G20 में सिर्फ 19 कंट्रीज़ थे और यूरोपियन यूनियन था, पर अब इसमें अफ्रीकन यूनियन भी इंडिया ने इस्टेब्लिश करवा दिया। और ये अपने आप में बहुत बड़ी हमारे लिए अचीवमेंट इसलिए है क्योंकि अफ्रीका से हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं, और अफ्रीका में ग्लोबल साउथ कहा जाता है, यानी दुनिया के सबसे पिछड़े और गरीब देश अफ्रीका में। तो जब हम अफ्रीकन यूनियन को मेंबरशिप दिलवाते हैं तो हम अपने आप को थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज या जो दुनिया के पिछड़े देश हैं उनका एक लीडर बना करके दुनिया के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो ये अपने आप में एक डिप्लोमेटिक माइलस्टोन है। फिर जिस भी देश में G20 की समिट होती है वहाँ एक डिक्लेरेशन निकाला जाता है जिसको हम बोलते हैं G20 का जो डिक्लेरेशन होता है उस देश का पर्टिकुलर। तो अभी जो हमारे इंडिया में G20 की समिट हुई है उसके बाद हमने न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन निकाला, और न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 100% कंसेंसस के साथ अचीव हो गया। अच्छा, इसमें बड़ी बात क्या है? बड़ी बात ये है कि G20 में जैसा मैंने आपको बताया बहुत सारे देश ऐसे हैं इनका आपस में इंटरनल डिस्प्यूट्स हैं, जैसे यूक्रेन, रशिया, नाटो और चाइना, USA चाइना, इंडिया चाइना। तो ऐसे बहुत सारे देश हैं जिसमें इंटरनल डिवीजन है। तो ऐसा कोई डिक्लेरेशन जिसमें 100% कंसेंसस हो, वो कंसेंसस निकाल पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो कि इंडिया ने कर दिखाई है। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी क्योंकि क्रिप्टो करेंसी एक ग्लोबल करेंसी है, आप जानते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में, उसको रेगुलेट करने के लिए भी हमने कुछ मेजर्स लिए हैं। क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए ग्लोबल कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, तो हमने क्रिप्टो करेंसी को लेकर के भी कुछ मेजर्स G20 में लिए हैं। और सबसे आखिरी इंपॉर्टेंट बात है कि कॉन्फ्लिक्ट इन यूक्रेन। अभी जो हमारा दिल्ली डिक्लेरेशन है 6th पॉइंट में लिखे, डिक्लेरेशन में एक कॉमन स्टेटमेंट निकाला जाता है। तो इसमें हमने यूक्रेन की बात की भी है और नहीं भी की, यानी हमने डिक्लेरेशन में एक स्टेटमेंट दिया है और वो स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है कि इंडिया ऐसे किसी भी देश का साथ नहीं देता है या G20 ऐसे देश को अपोज करता है जो दूसरे देश की सॉवरेनिटी पर खतरा बनाए। अब इसमें इनडायरेक्टली इंडिया यूक्रेन की बात कर रहा था और इंडिया रशिया के अगेंस्ट टारगेट कर रहा था, ऐसा मानना है नाटो कंट्रीज का, और इसलिए उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। दूसरी साइड रशिया और चाइना का ऐसा मानना है कि इंडिया ने डायरेक्टली रशिया का नाम नहीं लिया, इसलिए इंडिया रशिया को टारगेट नहीं कर रहा था, इसलिए उन्होंने भी इस चार्टर के पैराग्राफ को मान लिया। ओवरऑल हमने एक बहुत अच्छा डिप्लोमेटिक पोजीशन लिया ताकि हम 100% कंसेंसस के साथ उस डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट कर पाए। तो यहाँ हमारी डिप्लोमेसी की बहुत अच्छी जीत हुई है। दोस्तों, अभी तक हमने G20 के बारे में इतना सब कुछ पढ़ा, अब हम देखते हैं कि क्या रिफॉर्म्स है जो G20 के लिए ज़रूरी है।
सबसे पहले तो आप ये देखिए, जो अभी हमारा 18th G20 समिट हुआ था, कहाँ हुआ था? वो न्यू दिल्ली में हुआ था। समिट कैपिटल में होता है, तो न्यू दिल्ली में हुआ था। और किस जगह पे हुआ था? प्रगति मैदान में हुआ था। तो प्रगति मैदान में ये हमने एक पूरा नई चीज बनाई थी, पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया था जिसको बोला गया था भारत मंडपम। और काफी इसके ऊपर खर्चा भी हुआ था, उसके ऊपर बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी हुई थी। खैर, तो ये उस भारत मंडपम की एक इमेज है। हाँ, अब हम बात कर रहे थे G20 में जो रिफॉर्म्स हमें चाहिए। तो सबसे पहला रिफॉर्म हमें चाहिए रिप्रेजेंटेशन। जैसा मैंने आपको बताया, बहुत सारे ग्लोबल साउथ के कंट्री रिप्रेजेंटेड नहीं है, उन कंट्रीज को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। दूसरी चीज, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। बहुत सारी चीजें ऐसी है G20 में जिसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कि किस तरीके से G20 काम करेगा, किस तरीके से उसके चार्टर एक्सेप्ट किए जाते हैं। बहुत सारी चीजें, किसी एक देश के ऊपर अकाउंटेबिलिटी है नहीं। कई लोग एलिगेशन लगाते हैं कि इसका जो है वेस्टर्न मीडिया की तरफ बहुत ज़्यादा टिल्टेड है। तो ये ट्रांसपेरेंसी भी इसमें होनी चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्लाइमेट एक्शन कमिटमेंट्स। तो अभी हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा इशू बन गया है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में नहीं पर लॉन्ग टर्म में क्लाइमेट चेंज हमारी इकोनॉमी को इम्पैक्ट करने वाला है। तो इसलिए ज़रूरी है कि G20 जो देश है वो क्लाइमेट एक्शंस के प्रति थोड़े से सीरियस हो जाए। चौथा पॉइंट है इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब ग्रोथ तो हो पर सबको साथ लेकर के। इंक्लूसिव का मतलब इंक्लूड करके। तो ऐसा ना हो कि सिर्फ दुनिया के 20 देश बहुत तेजी से ग्रो करते रहें और दुनिया के बाकी देश, टोटल 193 के आसपास जो यूएन में कंट्रीज हैं, उसमें से सिर्फ 20 देश जो है वो ग्रोथ करते रहें और बाकी के जो देश हैं वो ग्रोथ ना करें या वहाँ गरीबी रहे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इंक्लूसिव ग्रोथ होनी चाहिए। पांचवा इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रोएक्टिव एक्शन लेना चाहिए अगेंस्ट इमर्जिंग थ्रेट्स। तो जैसे टेररिज्म एक इमर्जिंग थ्रेट है और इंडिया इसके लिए बहुत प्रोएक्टिव एक्शन ले रहा है, पर बाकी देश नहीं ले रहे। फॉर एग्जांपल, चाइना पाकिस्तान को हमेशा सपोर्ट करता आया। यूएसए कहने को टेररिज्म के खिलाफ अपने आप को कहता है पर पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। तो ऐसे इमर्जिंग थ्रेट्स पे हमको प्रोएक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा। उसके अलावा प्रोटेक्शनिज्म के बारे में हमने चर्चा की, तो उस प्रोटेक्शनिज्म को कम करना होगा और थोड़ा सा सस्टेनेबल मैनर में और कोऑर्डिनेटेड मैनर में इस प्रोटेक्शनिज्म को कम करना होगा ताकि ग्लोबलाइजेशन बढ़ सके। तो दोस्तों, आज की ये थी पीपीटी अपने G20 के ऊपर। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। आपके कोई भी कमेंट या फीडबैक हो तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और आपका कोई भी डाउट हो तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।